दोस्तों, क्या आरक्षण मानसिक कमजोरी का प्रतीक है? मेरा थंबनेल भी देख ली होंगी। और जब मैं इस पे आज डिस्कस करूंगा तो कई लोगों को बहुत जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। और मैं ये बात को आपको तथ्यों के साथ बताने का प्रयास करूंगा कि सही में ये आर्थिक रूप से कमजोरी का विषय नहीं है, ये मानसिक रूप से कमजोरी का विषय है। आरक्षण क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं? हम इसलिए देते हैं कि कोई उनके हिसाब से जो शोषित हो, पिछड़ा हो या दबा कुचला समाज हो, या एक जो कहावत है ना, आखिरी पैदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उनको समाज के समानांतर ढर्रे पे लाने के लिए प्रयास करते हैं। अब ये क्या हो गया, ये आर्थिक मुद्दा हो गया। मान लीजिए कोई आपके गांव में गरीब है, ओबीसी है मान के चलते हैं, गरीब है, खाने का पैसा नहीं है, घर नहीं है, अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता। ये सब आर्थिक व्यवस्था हो गई। उसमें कहीं से भी आरक्षण मुद्दा नहीं आता। आप आरक्षण क्या होता है कि आपका अगर मान लीजिए कट ऑफ है, अगर मान लीजिए कोई जनरल कोटे का व्यक्ति है, मान लीजिए 100% में उसको 70 लेके आना है और उनको 30 लेके आना है। तो यहाँ पे आरक्षण ये नहीं दिखाता कि आपको आर्थिक उसमें मतलब आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर वो सामान्य परिस्थिति पैदा करता जो कि एक जनरल कोटे का व्यक्ति या बच्चा पाता है, वही सामान्य स्कूल हो, ट्रेनिंग हो, न, जिस तरह के पढ़ाई हो, यूनिफॉर्म हो, जो भी फैसिलिटी स्कूल का हो, या घर में कोई अगर उनको फैसिलिटी दी जानी चाहिए, उसको दिया जाए, तो ये बोला जाएगा कि आर्थिक रूप से उसको सामान्य बनाने के लिए उसको प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको मान लीजिए कि किसी चीज में 70 आपको नंबर लेके आने, उनको 30 नंबर लेके आने, और 30 ही में उसको आपको अटक करके पास कर दोगे, यानी कि आपके मानसिक शक्ति इतनी नहीं है कि आप 70% नंबर लेके आ सके। इसीलिए आपको, जैसे कि आप देख रहे हो कि दिव्यांग होते हैं, उनमें उनको उनको इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती, योग्यता नहीं होती, या उसमें क्षमता नहीं होती वो नंबर को पाने का। मैं आपको कई चीजों से समझाने का प्रयास करूंगा। जब ये बात बोलते हैं ना कोई चीज कि आर्थिक से हम शोषित वर्गों को करते हैं, तो यहाँ पे मानसिक वीकनेस आ जाती है कि आप अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई ओबीसी का ही बंदा है, पैसा वाला हो गया, ऐसे तो काफी है। आप उठा के देखिए तो कहने की बातें हैं। आज अखिलेश यादव वही बोलते हैं कि हम दबे कुचले समाज के हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप मुख्यमंत्री हो गए, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आप डिफेंस मिनिस्टर आपके पिताजी रहे, आपके पास आपके भाई 5-5 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं, आपके पास फार्म हाउस है 23 एकड़ में, इसी लखनऊ में, सुशांत सिंह सिटी में। उसके बावजूद भी आप बोलते हो कि आप पिछड़े हो, आप दबे कुचले हो। इसका मतलब कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो, क्योंकि आर्थिक रूप से तो स्वावलंबी हो, लेकिन मानसिक रूप से आपकी कमजोरी है कि आप मान, जिसको बोलते हैं ना डिप्रेशन, या आप बोलते हैं कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मानसिक रूप से होता है। दीपिका पादुकोण जैसे एक्ट्रेस को भी अगर डिप्रेशन से गुजरना पड़े, ये तो ये मानसिक है। ऐसे ही कितने लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मान लीजिए कि आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता, और कहीं इंग्लिश लोग बातें करते हो, आप जाते हो, तो वहां पे आप कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन वहां पे जब आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आपको कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो ये मानसिक वीकनेस है आपकी। इसमें आर्थिक का कोई लेना देना नहीं। लेकिन समाज में एक दो 1947 के बाद एक धड़ा बनाया गया, क्योंकि वेट वोट बैंक के, क्योंकि आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो जो व्यक्ति मानसिक रूप से वीक हो। आप किसी स्ट्रांग व्यक्ति को ये नहीं बता सकते कि आप कमजोर हो, आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी बात सुनेगा नहीं। वो मेंटली यही सिखाते हैं ना कि आप में कॉन्फिडेंस लाओ, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। तो ये किसी में भी मानसिक वीकनेस हो सकती है, चाहे सामान्य वर्ग का हो या ओबीसी हो, एसटी का भी हो। उसको ये हो जाए कि अरे मेरे तो बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये उसी लिए उसका काउंसलिंग होता है कि आप मानसिक रूप से सक्षम, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, सबको भगवान ने सामान्य बुद्धि दिया है, तो आप वैसा हर काम कर सकते हो।
लेकिन आप वो करते नहीं हो, क्योंकि आपको आरक्षण चाहिए कि आप 30% से ही आप 70% वाले को काट दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये खड़ा होता है कि सपोज करो कोई इतने बड़े-बड़े लोग जो ओबीसी, एसटी से हैं, अगर उनके घर में कोई बीमारी हो जाए, कोई बीमार हो जाए और उसको डॉक्टर के पास जाना चाहे, तो वो क्या ढूँढता है? स्पेशलिस्ट। वो नहीं दिखता है कि भाई कोई ओबीसी है, उसको लगता है कि भाई इस देश मतलब इस म डॉक्टर हो तो एकदम टॉपर हो। वो ये देखता है कि वो 90% नंबर लाया हो। वो ये नहीं देखता कि वो आप ओबीसी से हो। अगर कोई ओबीसी अगर 30% नंबर ला के और डॉक्टर बना है और उसको पता चल जाए कि डॉक्टर तो है, लेकिन इसका नंबर मार्क्स वैसे नहीं थे, तो वो उसके पास नहीं जाएगा। वो टॉपर ही ढूँढेगा। आप इंजीनियर है कोई, तो वो नंबर देखेगा, उसके रिज़ल्ट देखेगा, जो रिज़ल्ट में कितना नंबर लाया है। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि सारे सामान्य वर्ग वाले बहुत पढ़ने में टॉपर होते हैं। मैं टॉपर की बात कहता हूँ। तो जो लोग टॉपर होते हैं, वो सामान्य वर्ग के लोग को ही टॉपर में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लाएगा तभी वो लेके आएगा और वो पास होगा या उसको एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो एससी एसटी का हो, ओबीसी का हो, वो सामान्य वर्ग का टॉपर नहीं होगा, तब भी उसका हो जाएगा। तो वहाँ पे जो टॉपर की कैटेगरी आप जाएँगे तो ज़्यादातर सामान्य वर्ग ही मिलते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं, "अरे यार! यहाँ पे ना अब इस हॉस्पिटल में गया, कोई बंदा नहीं मिला मेरे को ओबीसी का।" भाई एडमिशन में आपको देता है, बाद में आप रिज़ल्ट निकाल नहीं पाते हो। जो बोलते हैं ना कि ये सीट नहीं भर पाया, यहाँ पे डॉक्टर इतना खाली है, आप रिज़ल्ट में पास नहीं हो पाते। क्योंकि आपको दिमाग में डाला गया है कि आप मानसिक रूप से वीक हो, कमज़ोर हो, इसलिए आप वो कॉम्पिटिटिव आपको कम नंबर दिया जाएगा क्योंकि आप उतना नंबर ला ही नहीं सकते। इसका मीनिंग तो यही है ना कि आप उतना नंबर लेके आ नहीं सकते, इसलिए पहले ही गवर्नमेंट मान लेती है कि आप कम नंबर में इसको पास करा दो। जिसे मतलब मान के चलो जहाँ पे प्रमोटेड पास होता है ना, वैसे की बात कह रहा हूँ। तो कोई भी कितने भी समाज में धनी हो, वो किसी भी समाज का हो, वो देखता है कि कोई भी अगर एमबीए में बंदा आया अपने कंपनी में कोई बड़े पद पे रखना है, तो वो देखता है कि उसका मतलब जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कितना पढ़ा लिखा है। ये हिसाब से जाता है और वो उसको चुनता है। वो उस समय नहीं देखता कि वो सामान्य क्या है, ओबीसी का क्या है। अगर ओबीसी का बंदा भी अगर वो मान लीजिए 90% लेके आया हो और वो कम्पीट किया तो वो उसको लेगा। वो नहीं लेगा कि वो 30% लेके आया और कैसे भी वहाँ पहुँच गया, उससे नहीं उसको कोई मतलब है। अब ये जो चूरन चटाया गया ना इतने सालों तक देश में कि जो सामान्य वर्ग है वो इन लोगों को प्रताड़ना करती रहती है। तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं। अगर आप बोलोगे कि भाई अगर उनके प्रताड़ना किए होते हैं, तो उसको उनको वो जगह मिलनी चाहिए और वो कई लोग बोलते हैं उसका रिवॉर्ड भी हम करेंगे। तो इससे 2 सवाल मिलते हैं कि आप ये मानते हो कि हज़ार सालों से सामान्य वर्ग ने दलित ओबीसी को दबा के रखा। तो उससे सवाल उठता है कि अगर आप ही मानते हो कि मुस्लिम जो है इन्वेडर जो हैं यहाँ पे 1000 साल तक हिंदुओं को दबा के रखे। तो जब उनके समान की आज मंदिर की बोलते हैं कि आज कोई भी मंदिर मेरा टूटा हुआ है उसको वापस लेने के लिए या कोई भी चीज़ें जो हुआ पहले तोड़-ताड़ के उसको जो हिंदी मंदिर हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, वक्फ बोर्ड का, तो आप बोलोगे कि नहीं वो तो क्या ना पुरानी बात हो गई, अब उसको रहने दो। जैसे मान लीजिए कि अगर जो औरंगजेब रोड को बदलना हो या बाबर रोड को बदलना तो आप बोलोगे वो पुरानी बात है उसको छोड़ दो। यहाँ पे आप पुरानी बात छोड़ दोगे, लेकिन आप जब यहाँ पे होगा तो आप वो हज़ार साल जो मान के रखे हो, इसका कोई तथ्य नहीं है। मैं बताऊँगा आगे। तो इसका तथ्य नहीं है कि हज़ार साल पहले किसी ने प्रताड़ित किया हो। ये तो वामपंथी लोगों ने किताब लिख दिया और उसी किताब कुछ फ़िल्म जो वामपंथी जो आप जानते हैं कि किस तरह जो स्टोरी जो राइटिंग जो जो ग्रुप था, जो फ़िल्म इंडस्ट्री का, उसमें वामपंथी लोग का वर्चस्व था। आप उठा के देख लीजिए कई नाम मिल जाएँगे आपको। और उन लोगों ने वैसे कहानियाँ लिखी जिसमें दिखाया गया गाँव का ठाकुर है, वो कुएँ पे पानी पीने नहीं देने जा रहा है, तो पंडित जी हैं वो मंदिर में नहीं घुसने दे रहा है। जबकि अपने धर्म में कितने ऐसे लोग मिल जाएँगे जो जिन्होंने बड़े-बड़े ऋषि हुए हैं, जो वेदाचार्य रहे हैं, ये बड़े-बड़े जो आपको ओबीसी समाज के और एससी-एसटी समाज के मिल जाएँगे। लेकिन ये कब से शुरू हुआ? जब से वामपंथी विचारधारा और वामपंथी जो पुस्तकें आई। इसका कोई हाँ, मैं कल से लिख दूँ,
मेरे मन में आया कि वो गाँव में रहता था और वहाँ पे जो एससी एसटी के लोग, बड़े लोग पैसे वाले थे और वहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर को दबा के रखते थे, घर में घुसने नहीं देते थे, दुर्गार देते थे। इसको कोई लॉजिक नहीं, तो किताब लिख लो और बोलो ये फलाना रणधीर सेंगर का किताब है, इसके राइटर है रणधीर सेंगर, तथ्य तो कुछ है नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि एक मतलब एक उनका भी यूट्यूब चैनल, उन्होंने पीआईएल किया कि भाई आपने और जो मेरे ख्याल से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का कुछ बात लिखा होगा और ये एनसीईआरटी की बात है। उन्होंने पीआईएल किया कि आपको ये तथ्य कहाँ से आया? तो एनसीईआरटी बुक ने उसपे कई 1 साल तक जवाब नहीं दिया। 1 साल के बाद आप ढूँढेंगे तो मिल जाएगा। मैं नाम भी बता देता हूँ, नीरज अत्री नाम है उनका। उसके बाद उन्होंने बाद में जवाब आया था कि जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, उनकी किताब से लिखा। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ही लिख दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो सारे वामपंथी ऐसे ही किताब लिखे, अपने मर्जी से कुछ भी लिख दिए, कुछ भी पढ़ाए हैं और लोगों को ऐसे ही चूरन चटाए हैं। अभी आप देखिए गाँव में आप जाते हैं, मापात्र ब्राह्मण है, उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है। कोई भी आदमी गाँव में जाता है तो उसको आपको देखें पत्थर मारते हैं, तो उनके साथ प्रताड़ना नहीं होती है। यहाँ पे प्रताड़ने की बात है, दबाने की बात है। जो बलवान होता है, स्वावलंबी मतलब सबल होता है, मजबूत होता है, पावरफुल होता है, वो दबाता है, चाहे उसके कास्ट का हो, चाहे निचले कास्ट का हो। जैसे पप्पू यादव बोल रहे थे कि ब्राह्मण को अपनी लड़कियों को ना देना चाहिए दूसरे को। तो पप्पू यादव सवाल है, अपनी लड़की को किसी गरीब यादव में देगा क्या? छोड़ ब्राह्मण की बात, तो चल किसी गरीब ब्राह्मण में अपनी लड़की को दे दे, शादी कर ले, अपनी बहन की शादी करा दे, तब तो तू करेगा नहीं। तब तो तुझे अच्छे भाई भाई घर चाहिए, बड़ा घर देखेगा, कितनी गाड़ियां है, कितना बिजनेस है, वो समाज में कौन से पद पे नौकरी करता है, तब तो तू वो नहीं बोलेगा। तो तू कुछ और ही कहानी लेके निकलेगा। तो कहने का क्या मतलब, ये सारी चीजें जो हैं, ये अभी अभी लालू यादव है, अपनी बेटी की शादी करने के लिए मंत्री ही क्यों ढूंढे? आज तेज प्रताप यादव ने अपनी शादी, जो दूसरी शादी उन्होंने की, या उनका जो शो कॉल्ड आ रहा है कि उनके साथ उनका है, वो वो भी यादव है। तो उनके साथ उनको क्यों दिक्कत हो रहा है? उनके साथ क्यों? वो भी तो यादव ही है, लेकिन क्यों? क्योंकि सामान्य यादव है। यहाँ पे मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पे कोई भी जाति से जुड़ा नहीं है ये। जो चाहे रिजर्वेशन हो, आरक्षण हो, चाहे ओबीसी हो, ये जो चीजें है ना, ये हमारे अंदर में ये भेदभाव पैदा किया जा रहा है और हमारे दिमाग में ये इंजेक्ट किया जा रहा है कि आप कैसे इन चीजों को मान लो कि यही सत्य है, भले हो या नहीं, आपको मानना पड़ेगा। और इसी तरह चूरन चटाया जाता है। आप गांव में चले जाओ, किसी हरिजन जो है, हरिजन है और उनके घर में कोई आईएएस आईपीएस हो गया। मैं तो अपने बगल का ही, मैं जहाँ पे रहता हूँ, हमारे यहाँ हरिजन टोली है और वहाँ पे हमारे एक हरिजन जो हैं, उनके घर में सारे आईपीएस इंजीनियर हैं। वो अपने घर के दरवाजे पर उसी हरिजन के लोग नहीं आते जो गरीब हैं। उनका उठना बैठना सब सामान्य वर्गों के साथ या ओबीसी के बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। वो कौन सा प्रताड़ित कर रहे हैं? वो कौन सा दबा? ये हमेशा से रहा है। जो गरीब, कोई भी मान लीजिए कि आज राजनाथ सिंह इससे बड़े पद पे हैं, या कोई भी ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, अगर एक अच्छे ऊंच पैसे वाला हो, वो गरीब ब्राह्मण में शादी करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये लड़ाई, ये ऐसा नहीं है कि आरक्षण जो दे रहा, मैं यही बोल रहा हूं कि जो आरक्षण का है, ये पूरा से पूरा जो मुद्दा है, ये पूरा मुद्दा है आपको साबित कर दोगे एक वर्ग को कि वो मानसिक रूप से कमजोर है, वो इतना नंबर ला ही नहीं सकता। आप उसको फैसिलिटी दो। मान लो जब मैं रेस में दौड़ने जा रहा हूं और 2 किलोमीटर का रेस है और मैं एक बंदा को 1 किलोमीटर आगे से दौड़ा रहे हो, मेरे को 2 किलोमीटर दौड़ा रहे हो, तो ये तो गलत है ना, उसके लिए भी गलत है कि कल को मान लो यहाँ जीत जाएगा, अगर बाहर इंटरनेशनल खेलने जाएगा तो वहां नहीं जीत पाएगा। कहीं से मतलब चिरकुट टाइप लोग हैं जो बोलने लगेंगे, 10 आदमी का नाम देंगे, देखो ये फलाना ने अच्छा खेला क्रिकेट में, ये खेला। तो ऐसे तो सामान्य वर्ग के देखे जाओगे तो अगर मुझसे मिलेंगे तो 80-20 मिलेंगे तो 100 मिल जाएंगे। तो वो कंपटीशन आप करने जाओगे तो आप लिस्ट निकालोगे तो सामान्य वर्ग के ज्यादा मिलेंगे। तो उस चक्कर में मत जाओ आप। उस चक्कर में जाओगे तो आप खुद फंसोगे। तो कहने का क्या मतलब है कि आप उसको सामान्य ट्रेनिंग दो, सामान्य फैसिलिटी दिलाओ, उसको सामान्य चीजें दिलाओ जो एक सामान्य वर्ग के या उच्च जो घर के पढ़े जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास हो।
और उसके बाद कम्पीट कराओ, तो देश के लिए अच्छा होगा। ये ब्रेन निकल के लाएगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, सामान्य वर्ग का हो, अगर वो तेज हो दिमाग से और वो निकल के बाहर आएगा तो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा होगा। इन बनिस्बत कि आप उसको जबरदस्ती का उसको आरक्षण दे के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन उससे तो आप एक कॉम्प्लेक्स डाल रहे हो कि भाई पहले इसका एक दोधारी तलवार है, पहले से ही मान के चल रहे हो कि वो कमजोर है। आप क्यों कॉम्प्लेक्स डालने का प्रयास कर रहे हो कि भाई तुम कमजोर है? कोई कोई मान लीजिए रेसिस्ट होता है ना, कोई आदमी मान लीजिए डार्क डार्क हो, तो आप बोलोगे अरे यार वो डार्क है, उसको ये आजकल देखते हैं ना कि ये गोरा लगा लो, क्रीम ये लगा लो, तो आप पहले से ही अगर गोरा बनाने के क्रीम पे लगा रहे हो, तो फिर तो रोक लगा लेना चाहिए। ये तो रेसिस्ट कमेंट हो गया। मतलब उसी में वो अच्छा लगना चाहिए। हमें हमें गोरा क्यों बनना है? हमारा जो स्किन है, हमें उसमें अच्छा दिखना है, हमें गोरा नहीं बनना है। तो जहाँ पे इस तरह की भाषाएँ आ जाती, तरीके आ जाते, वहाँ पे और ये चूरन चटाया गया है जब से आज़ादी मिली है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वामपंथियों का एक बहुत बड़ा ये हमेशा वामपंथी देश के बाहर से ऐसे ही करते रहे हैं देश को तोड़ने के लिए। आप देखिए ना, मान लीजिए कि ये जो प्रशांत भूषण वगैरह ऐसे वामपंथी जो बैठे थे देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, ये योगेंद्र यादव टाइप लोग, तो ये तो कांग्रेस के खिलाफ भी बैठे थे। ये जो जो आजकल कई चैनल खोल के बैठे हैं, ये लोग कांग्रेस के खिलाफ भी बैठे थे तभी। जो आज बीजेपी के खिलाफ है, वो कांग्रेस के खिलाफ थे। क्यों भाई? आज तुम वहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो जो सत्ता से चली गई। तो बोलोगे जब आप अच्छा काम किया। अरे भाई जब सत्ता में नहीं तो अच्छा काम कहाँ से कर दिया? जब सत्ता में थी तो तुमने बोला जो वो अच्छा काम नहीं किया। और सत्ता से चली गई बाहर तो तुम बोल रहे हो अच्छा काम कर रही हो। अब मैं इसको सपोर्ट करूँगा। यानी कि तुम नहीं चाहते हो कि देश में स्टेबिलिटी रहे, जिसकी वजह से देश आगे बढ़ सके। तुम नहीं चाहते हो कि देश में कॉन्फिडेंस आए। आप मान के चलो कि ये पिछड़े जैसे कि अरे भारत तो बहुत छोटा देश है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, मेहनती नहीं हैं। जो बोलते हैं कि मतलब मान लीजिए फॉरेन के लोग का ऐसे समझते थे ना पहले आज के टाइम में, कि भारत में जाना मतलब यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो ये मानसिकता अगर डाल दोगे ना तो ये जो होता है ना इससे बाहर निकलना, जैसे बिहार के लोग बोलते हैं बिहारी एक बिहारी 100 बीमारी। तो आप क्या करो सारे बिहारी ऐसे होते हैं? तो आप जनरलाइज़ करोगे तो वो नहीं हो पाएगा ना वैसे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना कि ये एक ऐसा चूर्ण है जो चटाया गया है और यही ओबीसी, एसटी का जिन्होंने भी अपने तरीके से इसको इस्तेमाल किया सत्ता में आने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं हिंदू को क्यों बोलता हूँ कि हिंदू एकत्रित होना चाहिए, एक साथ एकजुट होना चाहिए क्योंकि बाहर के आक्रांता जो है भारतीय लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको हमेशा से आक्रमण करके उनको हमेशा फूट डाल के और उन पे विजय प्राप्त किए हैं। मैं आज भी नहीं मानता पूरी तरह से। ये भी एक चूरण है जो मैं हमेशा मानता हूँ कि आप देखिए 70 साल में जो अरब से इस्लाम निकला, वो पूरे यूरोपियन कंट्री के कई भागों पे ओटोमन साम्राज्य बन के और 70 साल में वहाँ पे कन्वर्जन भी हुआ और वो देश भी इस्लामिक कंट्री हो गया। इन्हीं इन्हीं वामपंथियों के हिसाब से अगर चलोगे कि यहाँ पे 1000 साल राज किया, फिर भी आज बहुसंख्यक समाज हिंदू है, क्यों? इन्हीं को बोलते हैं कि बड़े-बड़े सुल्तान हुए, आज उस सुल्तान के घर में खाने के ठीक नहीं है और जो बोलते हैं कि हिंदू जो राजा थे, वो लोग हारे। आज जाइए राजस्थान में एक से एक आपको किले और उनके जो भी मिलेगा, जो भारत में जितने भी पैसे वाले राजा मिलेंगे, वो सब हिंदू मिलेंगे। उसमें एक अब इनके हिसाब से तो पूरा यही लोग शासन किए। तो फिर हिंदू कहाँ से इतना स्वावलंबी राजा हो गया जो उसका आज ये डिसेंडेंट चल रहा है, पैसे वाले हैं और किले के किले हैं। ये चूरन चटाया गया है और इन चूरन में हमेशा से जो एक और चीज़ है, जो लोग बोलते हैं ना मैं देख लेगा। भाई आज तो डेमोक्रेसी है, आज तो देख लेगा क्या? जब डेमोक्रेसी नहीं तो तब देख लेते। जब यही राजतंत्र था, जब आदमी युद्ध के मैदान में रहता तभी देख लेते तुम। तुम्हारे हिसाब से जनसंख्या तब भी होगी। तो तभी देख लेते, तब तो देखे नहीं कहीं। तब तो इतिहास में वही है, चलो वामपंथियों के इतिहास में भी तुम्हारा नाम नहीं है। कहीं भूला-भटका मिलेगा, कहीं यहाँ पे एक छोटा-सा कॉलम। तो इसीलिए इन चीज़ों से बाहर निकलो और आँख खोल के जीना सीखो कि सच्चाई क्या है। और मैं सारे भाइयों से बोलूँगा जो यूट्यूब के पे वीडियो बनाते हैं या सोशल मीडिया पे इस पे इसको देखो, वॉच करो और ज़रूर कमेंट करो मेरा कहना गलत है या सही है। आप ज़रूर कमेंट करो। धन्यवाद।